नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों को। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डेस्टिनेशंस में। जैसा कि प्यारे साथियों पता है आपको, आज 74वां भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ज़्यादा ना कहकर सिर्फ कुछ चंद बातें ही प्रदर्शित करूँगा। यही कहना चाह रहा हूँ कि स्वाधीनता के इस उपलक्ष्य में, स्वाधीनता दिवस में आज़ादी के क्या मायने हैं, स्वतंत्रता के क्या मायने हैं और आज के नवीनीकरण युग में भारत जिस तरह अपनी बुलंदियों को छू रहा है, एक प्रगतिशील राष्ट्र उभर कर सामने आ रहा है, तो उस दिशा में आज की जो पीढ़ी है, इस युग की, आधुनिकरण युग की जो पीढ़ी है, वो स्वतंत्रता और आज़ादी के मायने भूल गई। आज़ादी के मायने वो नहीं कि हम स्वतंत्र हैं, हम घूम फिर सकते हैं, ठीक है, हम आज़ाद पंछी की तरह इधर उधर जा सकते हैं। स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं, स्वतंत्रता का तात्पर्य ये है कि समाज में होने वाली कुरीतियों, समाज में होने वाली अशिक्षा का प्रभाव, ठीक है, इनसे हमें आज़ादी पानी है। स्वतंत्रता के मायने ये हैं कि हम अपनी सरकारी सेवाओं में अपनी मूलभूत भूमिका निभाएं। हम आज से शपथ लें कि हम जिस लक्ष्य को अपनी आंखों में सजोए हुए हैं, जिस सपने को अपनी आंखों में सजोए हुए हैं, उस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ें और अपने प्रगतिशील राष्ट्र में, अपने प्रगतिशील भारत देश की उन्नति में अपनी एक विशेष योगदान दें, अपनी विशेष भूमिका अदा करें। ठीक है दोस्तों, तो मित्रों, ज़्यादा न कहकर आपको फिर से संपूर्ण भारत देशवासियों को तथा मेरे प्यारे मित्र व साथियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपने सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए अपने फिजिक्स पोर्शन चल रहा था, तो वापस से अपने लौट आते हैं टॉपिक्स पर और अपना जो लेसन चल रहा था साथियों, गति के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे और गति में अपने कहाँ तक बातें पढ़ ली थी उसकी एक बार थोड़ी थोड़ी चर्चा आपके सामने कर देता हूँ। देखिए मित्रों, लास्ट तक जो अपने टॉपिक छोड़ा था मोशन में, गति, मोशन, गति में जो अंतिम टॉपिक अपने जो कल किया था मित्रों, वो किया था प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइल मोशन। प्यारे साथियों, प्रक्षेप्य गति के अंदर अपने पढ़ लिया था कि प्रक्षेप्य का तात्पर्य क्या होता है। साइंस की भाषा में प्रक्षेप्य किसे कहते हैं, तो अपने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में, किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में नियत वेग से फेंका जाता है, तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचते समय एक ऐसे पथ का निर्धारण करे, एक ऐसे पथ का निरूपण करे जो क्या हो, प्रवलयाकार हो, जो कैसा पथ हो, प्रवलयाकार हो। ठीक है, और अगर वो प्रवलयाकार पथ का निरूपण कर रही है, प्रवलयाकार पथ का निर्माण कर रही है, तो अपने कहेंगे कि वो वस्तु कौन सी गति तय कर रही है, प्रक्षेप्य गति। जिस बिंदु पर सर्वाधिक प्रक्षेपण, जिस बिंदु पर सर्वाधिक ऊंचाई पर होगा, वहां से धरातल तक की ऊंचाई प्यारे बच्चों कहलाएगी अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। यहां से अगर अपने पढ़ते हैं तो इसको यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रक्षेपण वेग। जिस वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हो, ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो। ठीक है मित्रों, यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो अधिकतम दूरी आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं रेंज या प्रास। प्रक्षेप्य पथ की क्या होगी, ये प्रास होगी। ठीक है, ये जो आपका है वाई एक्सिस, अपने दो अक्ष की बात करते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक निर्देश तंत्र में अपने वस्तु को गतिमान करवा रहे हैं, इसलिए अपने दो मुख्य अक्षों का सहारा लिया, एक तो वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष। ठीक है,
तो मित्रों इतनी सी बात थी। अब इनसे संबंधित जो घटक हैं, इसके जो मुख्य सूत्र हैं, उनके बारे में अपने थोड़ा थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ सूत्रों के बारे में अपने समझना है कि सूत्र क्या है इसके, और इनसे संबंधित परीक्षा के अंदर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, बस वो समझना है। सबसे पहले बात करेंगे अपने उड्डयन काल की। उड्डयन काल, द फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो फ्लाइट करता है, ठीक है, जब वो ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर अपने उसको फेंकते हैं, उड़ान भरता है, तो उस समय जो समय लगता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जैसे अपने किसी एक वस्तु को यहां से फेंका, ठीक है, एक निर्धारित बिंदु ए से फेंका, और जैसे वो वस्तु को फेंका और ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर वो अपने लक्ष्य तक, अपने अंतिम बिंदु तक जितने समय में पहुंचती है, जितने समय में वो प्रक्षेप्य गति करती है, उस समय को कहते हैं प्यारे बच्चों उड्डयन काल, द फ्लाइट ऑफ मोशन। टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो प्यारे मित्रों, जी का यहां तात्पर्य क्या है, गुरुत्वीय त्वरण से है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन से है, गुरुत्व त्वरण से है। क्योंकि किसी भी वस्तु को जब अपने धरातल से, पृथ्वी तल से जब ऊपर फेंकते हैं, तो निश्चित वह वस्तु पृथ्वी के तल पर वापस आती है, उसका वापस आगमन होता है। इसे अपने गुरुत्वाकर्षण अध्ययन के अंदर पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको कि ग्रेविटेशन क्या है। और इसी ग्रेविटेशन की धारणा को सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने व्यक्त किया था, जो बहुत ही महान सिद्धांत है भौतिक विज्ञान का, जिसने भौतिक विज्ञान के इतिहास को पलट दिया। आज हम जितने भी भौतिक विज्ञान के अंदर मुख्य रूप से सिद्धांत पढ़ते हैं, आविष्कार पढ़ते हैं, वो सभी के सभी आविष्कार कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण से संबंधित हैं, और गुरुत्वाकर्षण की ही देन है, या यूं कह सकते हैं सर आइजैक न्यूटन की ही भूमिका है। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पढ़ रहे थे जी के बारे में। तो जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। यहां अपने को ध्यान रखना है कि जो g का वैल्यू होता है वो 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण है। या अप्रोक्सीमेट आप इसको 10 भी ले सकते हो, कहीं कहीं आपको प्रश्न के अंदर वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा इसकी, 9.8 की जगह आप 10 भी वैल्यू इसकी पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में g। यहां तक समझ में आई क्या बात। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पार्ट नंबर 2 नंबर, अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मित्रों, मैक्सिमम हाइट के बारे में आपने अभी बताया कि प्रक्षेपण बिंदु से आप जिस नियत वेग से वस्तु को फेंक रहे हो, तो फेंकी गई वस्तु, प्रक्षेप्य गति करती हुई वस्तु की सर्वाधिक ऊंचाई जिस बिंदु पर होती है, उस बिंदु से धरातल तक की ऊंचाई क्या कहलाती है प्यारे मित्रों, अधिकतम ऊंचाई कहलाती है एच मैक्सिमम। अधिकतम ऊंचाई एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। दोस्तों, इस पक्ष का जो घटक है उसको u साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो प्रास की ओर का घटक है उसको u कोस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा डेरिवेशन नहीं बताऊंगा किस प्रकार से आया, 11th स्टैंडर्ड तक की बातें चली जाएंगी, सिर्फ अपने को समझना है। बस ये बताना ही चाह रहा था कि साइन थीटा यहाँ क्यों लिया और कोस थीटा यहाँ क्यों लिया, ठीक है। ये दोनों इसके इंप्लीमेंट हैं अलग अलग दिशा में। एक्स एक्सिस की ओर घटक जो है वो u कोस थीटा से रिप्रेजेंट होता है, और वाई अक्ष की ओर जो घटक है वो u साइन थीटा से रिप्रेजेंट होता है। और u के बारे में तो आपको पता ही है, इसका प्रारंभिक वेग कह सकते हो, या प्रक्षेपण वेग, जिस नियत वेग से वस्तु को अपने प्रक्षेप्य करवा रहे हैं या फेंक रहे हैं। यहां तक समझ में आई क्या। एच मैक्सिमम के बाद में पढ़ते हैं अपने तीसरा बिंदु, इसका तीसरा सूत्र, प्रास रेंज। अपने कहते हैं ना उसकी रेंज कहां से कहां तक है ना, तो वो प्रास को संबंधित होती है, प्रास को इंडिकेट करती है ना। तो रेंज की बात कर रहे हैं मित्रों। रेंज का तात्पर्य क्या है, देखिए यहां हाईलाइट करके दर्शा रहे हैं आपको, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहां तक की जो बीच की दूरी है, परिभाषित कैसे करेंगे, परिभाषित करेंगे कि प्रारंभिक बिंदु से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई वस्तु
अधिकतम लक्ष्य तक जब पहुंचती है तो प्रारंभिक बिंदु से उस लक्ष्य तक बिंदु के बीच की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। प्रास आर से रिप्रेजेंट करते हैं मित्रों। सूत्र किस प्रकार से व्यक्त होता है देख लीजिए, आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा। तो ये मुख्य रूप से इसके 3 सूत्र हैं मित्रों, मुख्य रूप से ये 3 सूत्र हैं जहां से आपकी जो टेक्निकल लेवल की परीक्षाएं हैं वहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है, या यूं कह सकते हैं यहां से न्यूमेरिकल्स आने की संभावना बनी रहती है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, यहां से अपने एक बात और समझ लेते हैं, एक नियत उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। देख लीजिए, प्रश्न नंबर 1, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में 30 डिग्री के कोण से फेंका जाता है और वह 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रक्षेपण वेग से किसी लक्ष्य तक पहुंचता है। उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी व वस्तु को लगा समय ज्ञात करें। बहुत ही मुख्य प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में 30 डिग्री के कोण से फेंका जाता है, वह 10 मीटर प्रति सेकंड, देखो इकाई से पता लग रहा है कहीं ना कहीं वेग की बात कर रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रक्षेपण वेग के से किसी लक्ष्य तक पहुंचता है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी व लगा समय कितना होगा। देख लीजिए मित्रों, सबसे पहले समय को ज्ञात करते हैं। समय का मतलब उड्डयन का, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन में जी। 2u का मान कितना है, वेग प्रक्षेपण वेग कितना है 10 मल्टीप्लाई 10 साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ 30 डिग्री अपॉन में जी कितना लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 10 या 9.8 लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न के अंदर संकेत दिया गया है चूंकि जी का मान कितना रखना अपने को 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका फिक्स मान तो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन फिजिक्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल हैं वैल्यू ज्यादा बड़ी ना आ जाए, इसीलिए एग्जामिनर आपको जी का मान अत्यधिक रूप से 90% चांस होता है कि वो आपको 10 ही देता है, ठीक है ना। जी का मान आप यहाँ क्या रखेंगे 10 रखेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई साइन 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन के मान तो आप सभी को लर्न होंगे है ना, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का इतना तो नॉलेज लिया गया होगा आपका, है ना। तो साइन के बारे में देख लीजिए, साइन 30 का वैल्यू कितना रहेगा अपने पास 1/2, ठीक है ना। अगर नहीं पता आ रहा तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं 0/4 1/4 2/4 3/4, है ना, सभी के ऊपर रूट लगा दीजिए ऐसे, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ क्या हो गया अपने पास 1/4, 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 4 का कितना आता है अपने पास 2, इसको काटेंगे यहाँ से 1/√2, इसको काटेंगे अपने यहाँ से √3/2, ये तो 1 और 0 रहता है, तो ये तो 30 का वैल्यू होगा, ये 45 का हो गया, और ये कितने का हो गया अपने पास यहाँ वैल्यू कितने का होगा 60 का, और ये कितने का होगा 90 का। तो अपने पास 30 का 1/2 होता है अपॉन में 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो समय कितना आ गया 1 सेकंड में लिया गया समय कितना आ गया इसका 1 सेकंड। नंबर 2, दूरी अपने को ज्ञात करनी है, डिस्टेंस, दूरी का मतलब प्रक्षेपण की दूरी, ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी किससे इंडिकेट होती है, किससे प्रदर्शित करते हैं, रेंज से। प्रास आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, यू स्क्वायर 100 10 की स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन
2 थीटा, थीटा 30 है, 30 दूनी 60, साइन 60 का मान कितना होता है अभी बताया है, √3/2 और बटा में 10 और पड़ा है जी का मान, 0 से 0 कट गई, यहाँ से 5, ठीक है ना, आंसर कितना आ गया 5√3। दूरी है तो किसके अंदर प्रदर्शित करेंगे, मीटर में, ठीक है, तो दूरी कितनी आएगी 5√3 मीटर। समझ में आई क्या बात, यहाँ तक कंप्लीट है क्या। तो एक साधारण सा न्यूमेरिकल लिया अपने, प्रश्न लिया और इसको अच्छे से समझा। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं वो समझ लीजिए, कुछ मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपने लेते हैं प्रास, रेंज। रेंज को देख लीजिए, रेंज आर, और एक लेते हैं अपने अधिकतम ऊंचाई। इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित होता है और वो संबंध पूछते हैं अपने को परीक्षा के अंदर, ठीक है ना। तो अधिकतम ऊंचाई एच मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या होता है दोस्तों, u² sin² थीटा अपॉन में 2g। यदि प्रक्षेपण कोण थीटा बराबर 45 डिग्री हो, कि वस्तु को अपने इस प्रकार से फेंकें, किसी निर्देश तंत्र के अंदर वस्तु को इस प्रकार से फेंके कि उनके मध्य जो कोण बने वो कितना बने, 45 डिग्री का बने। तो क्या 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो पथ कैसा तय होगा वस्तु के द्वारा, ऐसा तय होगा, यहीं गिर जाएगी वस्तु या यहां गिर जाएगी, तो किस प्रकार का वो वस्तु मार्ग तय करेगी, है ना। तो प्रक्षेप्य गति वस्तु की कहां पर निर्धारित रहेगी, कहां पर अत्यधिक सही रहेगी, तो उसको दर्शाता है। थीटा 45 जैसे रखेंगे u² अपॉन में 2g sin² थीटा, अब sin² थीटा तो यहां देख लीजिए sin² थीटा कितना रखना अपने पास 45 अपॉन में 2g तो पड़ा है sin 45 का मतलब कितना हो गया, sin 45 का मान अभी पढ़ाया था, यहां बता देता हूं, sin 45 डिग्री का मान होता है 1 अपॉन में √2, 1/√2, 1/√2 की स्क्वायर है। तो दोस्तों अगर रूट की स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बच गया कितना 2। तो यहां पढ़ सकते हैं u² अपॉन में 2g, इसका मतलब यहां कितना आ गया 1/2, ठीक है ना, कि 1/√2 होता है, 1/√2 की स्क्वायर करेंगे, इतना तो मैथमेटिक्स का नॉलेज होगा कि 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो u² अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 4g, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास h मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई कितनी आई अपने पास मित्रों, ऊंचाई अपने पास यहाँ प्रदर्शित कर देता हूँ, h मैक्सिमम u² अपॉन में 4g। अब अपने बात करते हैं थीटा 45 पर। इसी थीटा 45 पर अपने रेंज प्रास कितनी रहेगी, तो u², रेंज का सूत्र अभी बताया था, u² sin 2 थीटा अपॉन में g, u² अपॉन में g sin 2 थीटा, थीटा की जगह 45 रखूंगा, 45 का गुणा 2 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 45 दूनी 90, और sin 90 का मान कितना होता है मित्रों 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे u² अपॉन में g आ जाएगा, ठीक है ना। तो r का मान कितना आया, रेंज कितनी आई अपने पास u² अपॉन में g, रेंज कितनी आई u² अपॉन में g। और इसी रेंज को अगर यहां प्रदर्शित करें किस प्रकार से रखेंगे वो देख लीजिए, h मैक्सिमम अपने पास आया u² अपॉन में 4g, r रेंज आई अपने पास u² अपॉन में g। तो दोनों के मध्य संबंध देख लीजिए, किस पर बता रहा हूं, थीटा बराबर 45 डिग्री पर, थीटा बराबर 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर देख लीजिए u² अपॉन में g, ये कितना इसका 1/4 भाग। अगर मैं h मैक्सिमम के अंदर लिखूं, h मैक्सिमम में यहां तक देख लीजिए अपने पास u² अपॉन में g, u² अपॉन में g किसका वैल्यू है, यहाँ रेंज का, प्रास का। अगर इसकी जगह मैं r का मान रख दूं तो कैसे रखूंगा, r मैक्सिमम अधिकतम आएगा, यहाँ r मैक्सिमम निकाल रहे हैं, बटा में कितना आ जाएगा 4, तो संबंध क्या आ गया h मैक्सिमम बराबर में r मैक्सिमम बटा 4। कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को आप ऊर्ध्वाधर दिशा में 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई जो होगी वो प्रास की 1/4 होगी, प्रास की चौथाई होगी।
अगर प्रास अपने दे दी जाए, जैसे मान लीजिए प्रास दे दिया आपको 40 मीटर, और आपसे पूछ लिया जाए कि एच मैक्सिमम कितना है, हाइट कितनी होगी वहां वस्तु की, सर्वाधिक ऊंचाई प्रक्षेप्य गति के अंदर कितनी होगी, तो एच मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रास का चौथाई डिवाइड बाय 4 काट देंगे, कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो हाइट कितनी रहेगी उस वस्तु की प्रक्षेप्य गति के दौरान, 10 मीटर। इस प्रकार से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर जा रहे हो तो आपको इतने बड़े फॉर्मूले रखने की आवश्यकता नहीं है। वहां अगर आपको प्रास का मान दे देगा और आपसे मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो तुरंत आप आंसर इस संबंध से दे सकती हो। कब, जब थीटा कितना दिया जाए, 45 डिग्री। दूसरा प्रश्न, दूसरी स्थिति बनती है यदि थीटा 90 डिग्री हो, मतलब वस्तु को कैसे फेंके, समकोण पर, ऐसे नहीं फेंकना, यहां से फेंकेंगे तो कोई ना कोई कोण बनेगा बीच में, यहां से उठाइए वस्तु को अपने ऊपर ही फेंक लीजिए, तो वस्तु कहां गिरेगी, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका ऊपर की ओर, और वापस उसी जगह पर आ गई, उसी बिंदु पर वो आगमित हो गई, उसी बिंदु पर आगमन हो गया उसका, है ना। तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर आपकी ऊंचाई, प्रक्षेपीय गति की अधिकतम ऊंचाई व प्रास के मध्य संबंध क्या होगा, ये आपको अलग से निकालना है, होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इतनी सी बात, थीटा 90 पर आप दोनों का मान निकालेंगे, सूत्र आपने नोट कर लिए होंगे, अभी आपको समझाए थे, है ना। तो बस थीटा का मान 90 डिग्री पुट करना है, वैल्यू आ जाएगी। तो ये बात समझे क्या, ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एच मैक्सिमम बराबर आर मैक्सिमम बटा 4, यहां तक बात समझ में आई क्या। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, महत्वपूर्ण बिंदु था प्रक्षेप्य गति, और यहाँ तक प्रक्षेप्य गति के बारे में अपने कंप्लीट बातें हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपने वृत्तीय गति के बारे में, क्योंकि अभी तक जो अपने फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे थे, अभी तक जो अपने गति लेसन के अंदर पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे अपने क्या, रेखीय गति के बारे में, लाइनर मोशन पढ़ रहे थे। और अभी जो अध्ययन करेंगे, अभी जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो बिंदु क्या है, वृत्तीय गति। क्यों, क्योंकि आपको बताया था मित्रों कि गति है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कोई भी पृथ्वी पर ऑब्जेक्ट है, कोई भी आर्टिकल है, कोई पार्टिकल है, कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई भी कण है, वो पृथ्वी पर दो प्रकार से मूवमेंट करता है, दो प्रकार से मूव करता है। या तो वो राउंड शेप के अंदर मूव करेगा, अर्थात सर्कुलर मोशन करेगा, वृत्तीय गति करेगा, या वो एक सीधी रेखा में गति करेगा, अर्थात रेखीय गति में चलेगा, लाइनर मोशन में चलेगा। तो अभी तक जितनी भी अपने फिजिक्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, जितने भी अपने यहाँ पढ़े हैं, अपने भौतिक राशियों के बारे में, जैसे गति पढ़ी, त्वरण पढ़ा, वेग पढ़ा, चाल पढ़ा, है ना, उसकी औसत निकाले, तात्क्षणिक निकाले, प्रक्षेप्य गति पढ़ी, तो वो एक रेखीय गति के उदाहरण थे, रेखीय गति के अंतर्गत आता है। अभी पढ़ेंगे वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। देखिए, वृत्तीय गति समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कोई वस्तु है, वो अपने निश्चित वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु के चारों ओर, निश्चित वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु के चारों ओर गति करती है, तो वस्तु की ऐसी गति क्या कहलाती है मित्रों, वृत्तीय गति। फिर से समझ लीजिए, कोई वस्तु किसी निश्चित वृत्ताकार मार्ग पर बिंदु के चारों ओर गति करती है, ऐसी गति कहलाती है वृत्तीय गति। यहाँ से पॉइंट O और यहाँ से इसको मिला दीजिए इस बिंदु तक, इस बिंदु को मान लीजिए P1, ये O, यहाँ से कोई चाप काटा और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया P2, बिंदु P2। इन दोनों के बीच मध्य बनने वाला कोण थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, थीटा से। यहाँ से एक परिभाषा बनती है, यहाँ से एक परिभाषा बनती है कि कोई वस्तु, यहाँ मान लीजिए P1 कोई वस्तु थी, अब कोई वस्तु P1 है और पूरी वो वृत्तीय गति करेगा, वो वस्तु यहाँ भी आएगी, वो वस्तु यहाँ भी किसी बिंदु पर आएगी, वो वस्तु यहाँ भी किसी बिंदु पर आएगी, अर्थात पूरे मार्ग में वो कहीं ना कहीं आएगी, है ना। तो किसी एक पार्टिकल को, किसी एक कण को किसी एक जगह पर अपने P2 दर्शा दिया कि वो पूरे के पूरे पथ में P2 बिंदु पर कहीं ना कहीं आई होगी। तो अपन क्या कहेंगे इस बात को कि कोई वस्तु जब निश्चित वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वह अपने वृत्तीय गति का अनुसरण करती है, वृत्तीय पथ बनाती है, वृत्तीय पथ तय करती है, और तय की गई वृत्तीय इस दूरी को क्या कहेंगे, अपने कोणीय विस्थापन। और जब वो चलेगी तो कोण का निर्माण करेगी, जैसे अपने रेखीय विस्थापन पढ़ा था ना, न्यूनतम दूरी, ठीक है ना, सीधी दूरी, वैसे ही
वैसे ही जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके द्वारा जो गति की जाती है, उसके द्वारा जो दूरी तय की जाती है, वो किसी एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु के मध्य जो चाप का निर्माण कर रही है, ये जो चाप है अपना, इसी को कहते हैं कोणीय विस्थापन, अर्थात कोण का निर्माण कर रही है। तो कोण बन रहा है, ये देख लीजिए, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज, कोण P1OP2, कोण P1OP2 बराबर किसके है, थीटा के। तो इसी थीटा को क्या कहते हैं, थीटा बराबर कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। थीटा है, थीटा का मतलब कोण, और कोण क्या होता है मित्रों, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। मैथ में अपने पढ़ेंगे, क्षेत्रफल अपने लेसन आएगा, मेंसुरेशन वहां पढ़ाया जाएगा। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। आर्क अपॉन में रेडियस इज इक्वल टू एंगल। तो थीटा बराबर कोणीय विस्थापन, और एंगल को मापते किससे हैं, ठीक है। कभी भी आपने ऐसा देखा क्या, मैं लिख दूं 0, मैं लिख दूं 30, 45, 90, 180, 360, ये मान लिख दिए। अब इसका मतलब क्या, आपसे पूछ रही है क्या है, तो आप कहेंगे सर गणितीय भाषा में इसे अंक कहते हैं, डिजिट, ठीक है ना, डिजिट है, ठीक है ना, अपने एक रूप में। और दो अंकों को आपस में मिला दिया, जैसे 0 को मिला दिया, 6 को मिला दिया, 3 को मिला दिया, तो ये एक नंबर बन गया 360। और जैसे मैं इसके ऊपर एक साइन लगा दूं, एक छोटी सी बिंदी, है ना, इस प्रकार से एक डॉट, तो अब आप इसको क्या कहेंगे अपनी भाषा में, 30 डिग्री जी, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो मतलब ये डिग्री जो है किसको दर्शा रही है, ये अंक अब किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात 180 डिग्री किन्हीं दो रेखाओं के मध्य कोई कोण बन रहा है, 90 डिग्री किन्हीं दो साइड के मध्य कोई एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अर्थात कोण को मापने की इकाई क्या होती है मित्रों, डिग्री, या इसको रेडियन भी कहते हैं, रेडियन, रेडियन, ठीक है। अर्थात कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो गया, डिग्री या रेडियन, क्या हो गया, डिग्री या रेडियन। क्या यहां तक समझ में आई क्या सर, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये वृत्तीय गति की पहली परिभाषा होगी, या पहला बिंदु पड़ा कोणीय विस्थापन। इसके बाद में आएगा कोणीय वेग, फिर आएगा कोणीय त्वरण, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे अपने रेखीय वेग पढ़ा था, है ना, पहले पढ़ के गए थे ना, वेग, त्वरण, चाल, वैसे सारी की सारी बातें कोण के अंदर आएगी जब वस्तु वृत्तीय गति कर रही होगी, एक अपने पथ पर घूम रही होगी, सर्किल कर रही होगी, है ना। तो ये चीजें अपने वहां पढ़ेंगे, है ना। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। इतना ही मैटर कीजिए आप, साथ ही साथ नोट्स बनाते चले जाइए ना। जैसी भी चीज़ें आपको लिखाई जाती हैं, मैं बोल के कोई परिभाषा बताता हूँ तो शब्दों पर, वाणी पर भी ध्यान दें, और उसको लिखते जाएं, शब्दों में पिरोएं, है ना। नोट्स बनेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। और यही नोट्स हैं वो किताब से मैच करके देखना, आपको दिन रात का अंतर पता लगेगा। चीज़ें वही हैं, टॉपिक वही है, लेकिन भाषा का अंतर होगा, है ना। तो भाषा यहाँ सरल बताई जा रही है, जो एनसीईआरटी की किताबों में समझ में नहीं आती अक्सर विद्यार्थी को, तो यहाँ से आप नोट करते चले जाएं, है ना मित्रों। चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने अन्य मित्रों, अन्य साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है मित्रों। फिर से आपको एक बार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अच्छे पर्व, अच्छी घड़ी पर आपको बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों और मित्रों के लिए कि इस वर्ष आप किसी न किसी अच्छे पद पर, भारतीय सर्विस के अंदर, भारतीय सेवाओं में अपने कार्यरत हों। और कोई जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं अपने मित्र साथी जितने भी हैं, वो भारतीय सेना में, भारतीय वायुसेना में, नौसेना में अपने अच्छे पद पर कार्यरत हों, आशा करते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।